तो मैं पिछले 9-10 सालों से एक प्रोफेशनल डाइवर का काम करता था। कुछ चीज़ें जो कि समुद्र से जुड़ी हुई हैं वो यह है कि यह एक रहस्यमयी और बहुत ही भयानक जगह है। जितना कि हम स्पेस के बारे में जानते हैं उसका 1% भी हम समुद्र के बारे में नहीं जानते। यह अभी भी एक अनसुलझा अनजाना रहस्य बना हुआ है कि आखिर इन समुद्र की असीमित गहराइयों में है क्या। कई बार इन भयानक चीज़ों में से कुछ को आपने न्यूज़पेपर या सोशल मीडिया में देखा ही होगा, जैसे कि बीच समुद्र में तैरते जहाज़ पर किसी का ना मिलना या फिर किसी जहाज़ का अचानक से गायब हो जाना। ऐसे ही कई केसेस के बारे में आपने सुना ही होगा, पर आज मैं आपको मेरे साथ घटे एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि मेरे साथ कुछ ही महीनों पहले घटी थी, जिसके बाद से मैं पानी की ओर देखने से भी डरता हूँ। तो कुछ महीने पहले मेरा एक दोस्त टॉड मेरे पास आकर उसके साथ एक डीप सी एक्सप्लोरेशन में जाने को कहता है, जो कि एक केव में था, और वो भी समुद्र की सतह से 100 से 150 मीटर नीचे। अगर उस केव में या उसके आसपास से हमें कोई भी अच्छी चीज़ मिल जाती तो हम उसे ब्लैक मार्केट में बेचकर काफ़ी पैसा कमा सकते थे, पर यह काम इलीगल था। अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन को इसके बारे में थोड़ी सी भी भनक पड़ जाती तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती थी। खैर, जो भी हो, पता नहीं कैसे मैं टॉड के साथ जाने को तैयार हो गया। तो हमने वहाँ एक्सप्लोरेशन में जाने का एक दिन डिसाइड कर लिया और बिना उस जगह की खोजबीन किए हम वहाँ पर चले गए, ये जाने बिना कि ये हमारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। खैर, अगर मैं आपको उस जगह के बारे में बताऊं तो वह हमारे शहर से करीब 100 से 120 किलोमीटर समुद्र के मध्य में था, और वहाँ तक एक छोटे से बोट में जाने के बाद हमने अपनी डाइविंग गियर पहनी और समुद्र के उस विशाल अनछुए रहस्यमय दुनिया के अंदर प्रवेश करने लगे। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको समुद्र के अंदर होने वाले परिस्थितियों के बदलाव के बारे में बताना चाहूँगा। जैसे कि जब भी हम समुद्र की गहराइयों की ओर जाने लगते हैं तो वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, इसलिए वह जगह हमेशा अंधेरे में डूबा हुआ होता है। इसके अलावा समुद्र के अंदर इंसान के शरीर में पड़ने वाला प्रेशर बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि कई सारे डाइवर्स को और गहरे समुद्र के अंदर जाने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खैर, जो भी हो, पानी के अंदर जाने के बाद टॉड ने हाथों से मुझे अपने पीछे आने को कहा, और कुछ देर तैरने के बाद आखिर हम वह गुफा के मुहाने तक पहुंच गए। और वहां पहुंचने के बाद टॉड ने वहां एक केबल बांध दिया ताकि हम उस गुफा के अंदर भटक ना जाए। यह काफी इम्पोर्टेंट था क्योंकि हमारे वहां से बाहर निकलने का यही एकमात्र जरिया था। और इसके बाद टॉड और मैं उस अंधेरी गुफा के अंदर जाने लगे। मैंने जो टॉर्च पकड़ रखी थी वह एकमात्र उस अंधेरी गुफा में हमें रोशनी दे रही थी। वहां पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि हाथ भी बहुत मुश्किल से ही मूवमेंट कर पा रहा था। और तभी वहां मैंने एक अजीब सी आवाज सुनी। आवाज बहुत ही धीमी पर बहुत ही तेज थी। मतलब पहले वो आवाज किसी के गुर्राने की लग रही थी, पर धीरे धीरे वह किसी के सिसक सिसक कर रोने की आवाज जैसे लगी। और सबसे भयानक बात तो यह थी कि उस आवाज की वाइब्रेशंस को मैं अपने छाती में फील कर पा रहा था, पर फिर भी मैंने इसे इग्नोर कर दिया, जिसके लिए बाद में मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। और इसी बीच देखते ही देखते हम 30 से 40 फीट उस टनल के अंदर घुस गए। टॉड उस केबल को पकड़े पहले और मैं उसके ठीक पीछे। और तभी अंधेरे के एक कोने में, जो कि पत्थरों से ढका हुआ था, वहाँ किसी सिल्वर कलर के बड़े चीज को देखा। वह बहुत ही ज्यादा बड़ा था, और इसी में टॉड ने भी मुझे इशारा किया कि उसने भी उस चीज को देखा। और इसके कुछ देर तक हम वहीं रुककर देखने लगे कि आखिर वह था क्या। और तभी वहाँ उस सिल्वर कलर की चीज के पास जाकर हमने देखा कि वह एक ऑक्सीजन टैंक है, जो कि डाइवर्स अपने साथ ले जाते हैं, और वह भी पूरी तरीके से भरी हुई। यह ऑक्सीजन टैंक हमें यह सोचने पर मजबूर कर रही थी कि आखिर कोई क्यों इसे समुंदर के इतने नीचे छोड़ जाएगा। मतलब इसके बिना तो पानी के इतने नीचे से सतह पर सही सलामत जा पाना नामुमकिन था। मतलब क्या यही कोई घटना घटी थी या कुछ हुआ था जिसके लिए कि यह यहाँ पर है। हम दोनों यह सब सोचने लगे। शायद फिर हम उस गुफा में आगे की ओर जाने लगे। अब वहाँ पानी का दबाव इतना ज़्यादा था जिससे कि मुझे ऐसा लग रहा था
कि करीब 50 अजगर मुझे जकड़े हुए हैं। खैर, जो भी हो, उस गुफा में थोड़ी आगे जाते ही हमें वहाँ 2 रास्ते मिले। एक जो करीब 10 फीट का था और दूसरे का कोई पता ही नहीं था, मतलब वह काफ़ी गहरा था। तो हम भी उस दूसरे रास्ते की ओर चल पड़े। जैसे जैसे हम उस गुफा के अंदर उस हिस्से में जाने लगे, वैसे ही हमारे हाथ पैर के ऊपर दबाव इतना बढ़ गया कि बहुत मशक्कत करके ही अब हम आगे बढ़ पा रहे थे। और हमें अब वहाँ बहुत संभल कर जाना था, क्योंकि वहाँ की सतह में पड़ी मिट्टी और पत्थरों को अगर हम छू भी लेते तो वो पानी में वहीं घुलती रहती और कई घंटों तक घुलती ही रहती, और इतने देर में तो हमारा ऑक्सीजन खत्म हो जाता और हमारी वहीं समाधि बन जाती। उस गुफा में आगे जाते जाते मुझे वहाँ एक चीज़ पड़ी मिली, एक डाइवर स्लेट। डाइवर स्लेट वह चीज़ होता है जो पानी के नीचे एक डाइवर दूसरे डाइवर से बात करने के लिए यूज़ करता है। और उसी डाइवर स्लेट में हमें कुछ चीज़ें लिखी मिली। उस डाइवर स्लेट में लिखी हुई बातें कुछ इस प्रकार थी। लंबाई किसी बड़े फिश जैसा, चिकना काला शरीर किसी डॉल्फिन के जैसा, और उसमें भी किसी इंसान की तरह हाथ पैर और सर। इन सब के बाद एक उल्टा अंगूठा जो कि था खतरे का निशान। यह सब देखकर और पढ़कर मेरी हालत पतली हो गई, और टॉड को यह सब दिखाने के बाद उसका मुंह भी सफ़ेद पड़ गया और फिर मेरी ओर देखकर हाथ के इशारे से मेरा मजाक उड़ाकर आगे बढ़ गया। पता नहीं वह सोच क्या रहा था। मुझे भी डरते हुए उसके पीछे ना चाहते हुए भी जाना पड़ा था। खैर, जो भी हो, और अब हम धीरे धीरे उस गुफा के अंतिम छोर तक पहुंचने लगे, और शायद इसलिए वह गुफा सकरा और सकरा होता जा रहा था। कई जगह तो मैं अटकते अटकते बचा, और आखिरकार हम एक बड़े से बंद चेंबर में पहुंच गए। चारों ओर इतना अंधेरा मानो कि हम पाताल में पहुंच गए हों। वहां जाकर चारों ओर देखते देखते मेरा दाया घुटना किसी चीज से टकराया। मैंने सोचा कि यह हो ना हो शायद कोई बेशकीमती चीज़ होगी जिसके लिए ही हम यहाँ आए थे, और उस चीज़ को सावधानी से रेत से उठाने के बाद पता चला कि यह एक वीडियो कैमरा है। बहुत ही महंगी वीडियो कैमरा। शायद हमसे पहले यहाँ कोई आया होगा जो कि गलती से इसे यहाँ छोड़ गया होगा, और इसी में मैं उस वीडियो कैमरा को अपने फ्लैशलाइट की ओर लाकर देखता हूँ तो मुझे वहाँ एक आखिरी वीडियो मिलती है, और मैं भी उसे चालू कर देता हूँ। और अब मैं और टॉड एक साथ उस वीडियो को देखने लगते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ किस चीज़ की खोज के लिए आए होंगे। और तभी वीडियो स्टार्ट भी हो जाती है, और हम वीडियो में वही जगह देखते हैं जहाँ से कुछ देर पहले ही हम यहाँ पर आए थे। धीरे धीरे उस वीडियो का एंगल वहाँ आता है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। पहले से ही वहाँ का अंधेरा इतना भयानक था कि हमें डर लग रहा था, और ऊपर से ऐसे अजीब अजीब घटनाओं का एक के बाद एक होना। और इसी बीच उस वीडियो का एंगल पीछे की ओर घूमता है, और हमें वहाँ एक और डाइवर्स दिखाई देता है जो कि कैमरामैन के ठीक पीछे से आ रहा था। और इसके तुरंत बाद कैमरामैन को उस केव के एक अंधेरे हिस्से में एक बड़ी करीब 12 फीट काली परछाई दिखाई देती है, और इसके तुरंत बाद कैमरामैन के सामने वाला डाइवर अचानक गायब हो जाता है। पर फिर इसके तुरंत बाद वह डाइवर वापस से उसी जगह पर आ जाता है। पर फर्क बस इतना था कि उसके वापस आने के तुरंत बाद वह डाइवर अपने गले में हाथ देकर अपना गला दबाने लगता है। शायद उसकी सांसें उखड़ रही थी, और इसके बाद वह डाइवर्स जैसे ही अपने गले से हाथ हटाता है तो वहाँ पानी में चारों ओर लाल गहरा खून घुलने लगता है। फिर इसके तुरंत बाद अचानक फिर वह डाइवर गायब हो जाता है, और फिर जब गायब होकर वह वापस आता है तो उसके चिथड़े उड़ चुके थे, मानो किसी ने उसे बीच से फाड़ दिया हो। और यह सब घटना इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि कैमरामैन को भी समझते समझते बहुत देर हो गई, और अब वो भयानक चीज़ कैमरामैन की ओर आता दिखाई दिया, और तभी कैमरा बंद हो गया। और यह सब देखने के बाद हम जैसे ही वहाँ से भागने लगे, तभी हमें उस गुफा के एक चेंबर में एक अंधेरे हिस्से से किसी के अजीब तरह से गुर्राने की भयानक सी आवाज़ सुनाई दी। और जैसे ही मैं और टॉड वहाँ से भागने लगे तो वह आवाज़ भी हमारा पीछा करने लगी। हमारा शरीर पानी के दबाव और डर से चल नहीं पा रहा था। फिर भी हम भागने लगे, पर भागते भागते उस गुफा के एक सकरी जगह में टॉड फंस गया, और मैं उसे जल्दी से वहाँ निकालने की कोशिश करने लगा। पर फिर मैंने जो देखा वो शायद मैं कभी भी ना भूलूं। मैंने देखा कि अचानक टॉड का सिर बहुत ही ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा है, और इसके तुरंत बाद उसका शरीर उस चेंबर के अंदर खींचता चला गया, और फिर खून ही खून। सुनने में आप लोगों को भले ही खराब लगे, पर मैं इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भागने लगा। पता नहीं सही सलामत फिर मैं घर पहुँच पाऊँ या नहीं।
अब इस वाक़ये को 1.5 महीने बीत चुके हैं और अब मैं पानी से इतना डरता हूँ कि स्विमिंग पूल के पास भी नहीं जाता, क्योंकि अब मुझे डर लगता है।